वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल प्रिया क्लासेस। दिस इज प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल तो आप सबने देखा भी होगा आई थिंक, और आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसे हम हिंदी में कोयला भी कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि हम पेट्रोलियम सिर्फ पेट्रोल को कहते हैं। तो ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम में सिर्फ पेट्रोल को कंसीडर करते हैं या और भी कुछ होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है। इसमें आप कुछ कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैन मेड यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे ब्रीदिंग के लिए एयर ले रहे हैं, ट्रीज़ हैं आपके आसपास, तो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली क्या होता है, या कोई भी चीज़ जब आपको नेचर से मिल रही है, ठीक है, जिसमें अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक, ये हम नेचुरल रिसोर्सेज बहुत छोटे से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज की टेक्निकल डेफिनेशन है द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन नेचर विदाउट एनी ह्यूमन एक्शंस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं द रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। आपकी जैसी इच्छा हो आप इन दोनों में से कोई भी डेफिनेशन अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं, दोनों ही डेफिनेशन करेक्ट हैं। हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत सारी चीज़ों के बिहाफ पर जो है क्लासिफाई करते हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो होते हैं 2 टाइप्स की, यानी कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक होता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो रिसोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं हो, जैसे जिनका कोई एंड नहीं है, आप उनको कितना भी यूज़ करते रहो। जैसे कि आपके पेरेंट्स का आपके लिए जो प्यार है वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, तो वो क्या है, एक तरह से इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल लव है उनका। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबल, यानी कि एक लिमिटेड टाइम के बाद क्या है, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। These resources are present in अनलिमिटेड क्वांटिटी। यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि इनएग्जॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में क्या है, नेचर में प्रेजेंट होते हैं एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर ह्यूमन भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं तो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है नेचर में कि ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। जैसे कि सनलाइट हो गया, आपका एयर हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात, जैसे इसमें आपका सॉइल हो गया, ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होने वाले। अब हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबल में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये रिसोर्सेज ऐसे प्रेजेंट है नेचर में जिनकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, और क्या है कि अगर ये लिमिटेड है तो इसका मतलब है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करते रहेंगे तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद क्या है, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट ही काट डालते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है फॉर प्लॉटिंग, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंडस्ट्री बसाने के लिए क्या है, पूरे के पूरे फॉरेस्ट ही जो है वो तहस नहस करके काट दिए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ है, अगर फॉरेस्ट हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो वाइल्ड लाइफ भी जो है इससे अफेक्ट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर भी जैसे आपका जिम कॉर्बेट वगैरह है तो वहाँ पे जो नेशनल हाईवेज हैं वहाँ पे आपको एनिमल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, उनके जो फॉरेस्ट है वहाँ पर क्या कर दिया गया है, नॉर्मल लाइफ जो है उसको मतलब डेवलप कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है, एनिमल्स जो हैं अब सड़कों पे, रोड पे आपको यूजुअली देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें कोल का और पेट्रोलियम का, तो ये भी क्या है, एक तरह से एग्जॉस्टिबल है, जिनका हम यूज़ अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये क्या है, एक टाइम के बाद क्या है, ख़त्म हो जाएंगे। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनको बनने में बहुत बहुत सालों का टाइम लगता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी अवेलेबिलिटी के बिहाफ पर हम इस चैप्टर में इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को हमने कवर किया है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
तो अब हम करेंगे एक न्यू टॉपिक, फाइजल फ्यूल्स। तो फाइजल फ्यूल्स को करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को आई थिंक कि पहले से पता भी होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं। फाइजल जो होता है, फाइजल का मतलब होता है जो आप लोगों ने देखा है कि जो हमारे डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो उनके जो रिमेन्स होते हैं, जो उनके पार्ट्स बच जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में हो गया आपका, ठीक है, या जैसे रोड साइड एक्सीडेंट्स वगैरह आप देखते हो, या वाइल्ड लाइफ में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो डेड हो गए, तो उनके जो रिमेन्स होते हैं उससे क्या होता है, डिकम्पोज होकर क्या है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। वो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, एग्जॉस्टिबल। तो वही हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया कि फॉइजल क्या होता है, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम फॉइजल कहते हैं। तो इनसे जो फ्यूल्स हमें मिलता है, यानी कि इनकी प्रिपरेशन से जो हमें फ्यूल्स मिलता है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फॉइजल फ्यूल। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड पार्ट्स हैं, उनसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलेंगे, उन्हें कहते हैं हम फॉइजल फ्यूल्स। ओके, फॉइजल क्या होता है, जो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और फ्यूल्स क्या हो जाएगा, इनके थ्रू जो हमें इनके डिकम्पोजिशन से, किनके डिकम्पोजिशन से, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से जो हमें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉइजल फ्यूल। ये क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन, फॉइजल फ्यूल क्या होता है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल देखिए क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेज है, ये क्या है, हमें फॉइजल फ्यूल यानी कि डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है इसमें लग जाता है, ठीक है, उसके डिकम्पोजिशन से हमें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो हमें मिलती है। इन तीनों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोल। तो कोल की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। तो कोल जो है मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाया है कि वो किसी भी शेप का होता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, ब्लैक कलर का होता है। जिन्होंने नहीं देखा तो मैं पिक डाल देती हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा कि कोल कैसा होता है, ठीक है। तो कोल जो है क्या होगा, बहुत ही हार्ड होता है, स्टोन की तरह हार्ड होता है, और ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। ये सबको पता है कि ब्लैक इन कलर होता है, और ये चीज़ क्या है कि हार्ड होता है स्टोन की तरह, क्योंकि ये कार्बन से बनता है। अभी हम आगे इसको और डीपली करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। और ये क्या है, ये यूज़ होता है कुकिंग के प्रोसेस में। पहले क्या होता था, घर जो विलेजेस थे वहाँ पर क्या होता था कि चूल्हों में खाना बनता था। अब तो क्या है कि हर लोग जो है गैस सिलेंडर्स पे खाना बनाते हैं कुकिंग के लिए। तो अब पहले क्या होता था, कुकिंग के लिए कोल का यूज़ होता था। और आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी गदर, एक प्रेम कथा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंजन था उसमें कोल का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो पहले के टाइम में क्या होता था, रेलवे इंजन को रन करने के लिए कोल का यूज़ किया जाता था। उसके अलावा कोल का यूज़ कहाँ होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ओके। और इसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर क्या है, कोल का यूज़ होता है। और आप लोगों ने देखा होगा जो कमर्शियली आयरन का काम करते हैं लोग, वो अपने आयरन, जो लोहे की प्रेस आप लोगों ने सुनी हो अगर, तो वो लोग क्या है, अपने प्रेस में, लोहे की जो प्रेस होती है उसके अंदर क्या है, आयरन रख के उसको कपड़ों को आयरन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कोल है, घर बनाने में, जैसे आपके वॉशरूम्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर भी यूज़ होता है। और क्या क्या यूज़ होते हैं ये हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। तो आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो कोल होता है वो क्या होता है, हार्ड एज स्टोन होता है, ब्लैक इन कलर होता है, कार्बन से बनता है। और ये इसके कुछ यूजेस थे जो हमने किए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस अपने आप ये सेम एज इट इज़ आप नोट्स बना सकते हैं। अखिल प्रिया क्लासेस जो है इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर मुझे चैट डीएम करके मुझसे नोट्स मांग सकते हैं, या आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे कि कोल बनता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब जो है बहुत ही ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, आपको समझ आएगा तभी, ठीक है, ध्यान देना है। क्या होता था कि कोल जो है 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता था कि जो अर्थ थी, अर्थ में क्या था, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होता था,
जहाँ पर वेट एरियाज होते थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, हम सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्या होता था कि 300 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ में बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट लगा हुआ था, डेंस फॉरेस्ट था जो कि वेट एरियाज में था। ओके, तो क्या हुआ, नेचुरल प्रोसेसेस हुए, जैसे कि नेचुरल प्रोसेस क्या हुए, फ्लड आने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो मिट्टी के नीचे दब गए, दबते चले गए, और उसके ऊपर क्या हो गया, फॉरेस्ट यानी कि जो पेड़ फ्लड के थ्रू इधर उधर बह गए, उनके ऊपर क्या हो गया, मिट्टी जमा होती रही, जमा होती रही, जिसकी वजह से वो और नीचे धंसते चले गए, ठीक है। आपको पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि बहुत 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था कि बहुत डेंस फॉरेस्ट था, और नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि फ्लड की वजह से क्या हुआ, वो फॉरेस्ट जो है तहस नहस हो गए और वो मिट्टी के नीचे दबते चले गए, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट, स्टेप वाइज इसको हम करते जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या है, क्योंकि मिट्टी के नीचे दब गए थे, मिट्टी के जितनी गहराई में जाते हैं हम उतना ही ज़्यादा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप इसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। अगर आपके घर पे आसपास कहीं पे भी मिट्टी अवेलेबल है, आप उसको डिग करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। गड्ढा खोदिए, जितना गड्ढा खोदते जाओगे उसमें आप देखिए उतना ही टेम्परेचर मिट्टी का नीचे डाउनवर्ड हम जाते जाएंगे, वो बढ़ता जाएगा। आपको इतना भी नहीं खोद जाना कि खुद उसमें गिर जाओ, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि जितना टेम्परेचर जितना नीचे हम जाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर क्या है, बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, नीचे क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, वो जो डेड प्लांट्स थे जो फ्लड के थ्रू बह गए थे, वो डेड प्लांट्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ गया। क्या हुआ, सबसे पहले 300 मिलियन पहले ईयर्स पहले क्या हुआ, डेंस फॉरेस्ट था जो कि वेटलैंड्स में था, वहाँ आई फ्लड में क्या हुआ, बहुत सारे जो हमारे पेड़ पौधे थे वो बह गए, बहने की वजह से क्या है, मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी के नीचे दबने से क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है, जितना नीचे हम जाते जाएंगे टेम्परेचर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो डेड प्लांट्स थे वो कन्वर्ट हो गए, यहाँ ध्यान रखना है आपको, कन्वर्ट हो गए कोल में। अब कोल जो है हमारा, उसमें मेनली क्या कंटेन होता है, ये ध्यान रखिएगा, कोल के अंदर मेनली क्या कंटेन है, कार्बन कंटेन है। और ये क्या है, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, डेड वेजिटेशन जो है कन्वर्ट होता है। तो याद रखना है, ये एग्जाम में भी आ जाता है। तो ये फिफ्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें क्या है कि बहुत धीरे धीरे, बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसमें क्या है, कन्वर्जन होता है डेड वेजिटेशन का इनटू कोल। आपको याद रखना है, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। और ये कैसा प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। तो कोल में मेनली क्या होता है, कार्बन। इस कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। तो ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो हमारा ये रिमेन्स होते हैं वेजिटेशन के, जो कोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं फाइजल फ्यूल। ये अभी हमने पीछे भी किया है, ठीक है। जब हम कोल को मेनली बर्न करते हैं ना एयर में, तो क्या होता है, उसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि क्या रिलीज होती है, CO2। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा कोल है उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन। हमारा कोल जो है वो कार्बन से बना हुआ है। जैसे ही हम उसको हीट करते हैं एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, कोल जो है उसको प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में, ताकि उसके हमें मिल जाए कोक, कोल टार और कोल गैस, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो कोल को क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है इंडस्ट्री में, ताकि हम उससे और यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें पा सकें, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कोक के बारे में, कोल टार के बारे में और कोल गैस के बारे में। कोक आपका ये कैंपा कोला या फिर ये कोको कोला वाला नहीं है, ये आपका कोल इस कोल से मिला है, इसके कन्वर्जन से इसको थोड़ा यूजफुल बनाने के लिए किया गया है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोक के बारे में पढ़ने में। आपको ध्यान रखना है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उनको लर्न करना है। तो कोक में क्या है, इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, ठीक है। आपको याद रखना है कि कोक क्या होता है, टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है। ब्लैक सब्सटेंस तो है ही, ठीक।
टफ होता है और पोरस, पोरस यानी कि जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे आपका स्पंज होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, उससे भी बहुत छोटे छोटे छेद आपके कोक के अंदर होते हैं। या आपने मिट्टी का घड़ा होता है देखा होगा, ठीक है, मिट्टी के दिए होंगे तो उनमें भी क्या है, बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, वो क्या होते हैं, पोरस होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोक क्या है, टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ऑलमोस्ट क्या है, ये प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, क्योंकि ये कोल हमने पढ़ा, ये कोल से बना है। ठीक है, कोल से बना है कोक, तो कोल किससे बना है, कार्बन से, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, क्या, कोक। कोक को क्या है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है और एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और मेटल निकलता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता कि जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें डायरेक्टली क्या है, मेटल मिल जाता है। तो क्या हम खुदाई करते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि अगर हम मान लीजिए गोल्ड लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे गोल्ड के बिस्किट या ऑलरेडी ऐसे पड़े, नहीं, हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, और निकाला, उसमें क्या है, हम कोल का यूज़ करते हैं, इसका कोक का यूज़ करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं मेटल में। ओके, ये क्लियर हो गया। तो कोक का यूज़ क्या है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स फ्रॉम दी ओर टू, और उनको एक्सट्रैक्ट करके मेटल बनाया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कोल टार। कोल टार आप लोगों ने सबने सुना होगा, ठीक है, रोड्स बनती हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो काला काला सब्सटेंस आपको दिखता है रोड में, उसे बोलते हैं कोल टार। ठीक है, तो आपको कोल टार में ध्यान रखना है कि इट इज़ अ ब्लैक एंड थिक लिक्विड। देखिए आप लोगों ने देखा है ना, वो एक तरह से क्या होता है, थिक लिक्विड होता है, जिसकी स्मेल जो होती है अनप्लेजेंट होती है, अच्छी नहीं होती है। ठीक, अब इसके बाद आपने देखना है कि जो कोल टार है वो मिक्सचर होता है अबाउट 200 सब्सटेंसेस का। ओ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये 2 पॉइंट्स, कि कोल टार जो है ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है और अनप्लेजेंट स्मेल होती है उसमें, और मिक्सचर होता है अबाउट 200 सब्सटेंसेस का। और उसके साथ कोल टार का जो यूज़ है वो किया जाता है सिंथेटिक डाई बनाने में, ड्रग्स के काम में, एक्सप्लोजिव्स में, परफ्यूम्स बनाने में, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल्स। मैंने आपसे बताया था कि जैसे कि घर बनाने के काम में भी क्या होता है, कोल यूज़ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ यूजेस थे कोल टार के। उसके अलावा नेप्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो मोथ्स को भगाने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, तो मोथ्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको भगाने के लिए क्या होती है, नेप्थलीन बॉल्स, और इसमें भी क्या यूज़ होता है, कोल टार। ठीक है, बिटुमेन नाम का एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, बिटुमेन नाम का एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि यूज़ किया जाता है कोल टार की जगह अब, ताकि वो पक्की सड़कों पे बनाया जा सके। मेटलिंग द रोड्स, यानी कि पक्की सड़कें जहाँ यूज बनती हैं, आप लोगों ने पहले देखा है कि कोल टार से बनती थी। ठीक है, तो अब कोल टार की जगह क्या यूज़ किया जाने लगा है, बिटुमेन। तो बिटुमेन भी क्या है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ओके, तो ये कोल टार के कुछ यूजेस और प्रॉपर्टीज थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से इसके नोट्स बना लीजिए। और अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे कोल से मिलने वाला हमारा कोल गैस। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोल जो है कोक, कोल टार और कोल गैस में कन्वर्ट किया जाता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। ओके, तो हमने 2 टाइप्स कर लिए। अब हम पढ़ेंगे कोल गैस। तो कोल गैस क्या है, ये ऑब्टेन होता है हमें जब हम कोल से कोक को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब हम कोल से कोक को कन्वर्ट करते हैं उसी दौरान हमें कोल गैस जो है वो मिलती है। ओके, इसको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हम जो कोल गैस है ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो है यूज़ किया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है कि स्ट्रीट लाइटिंग में ये यूज़ हुआ था। कोल गैस जो है स्ट्रीट लाइटिंग में लंदन में यूज़ हुआ था इन 1890। सो अब जो है इसको स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ नहीं करते, इसको अब यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हीट। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोल गैस क्या है, जब हम कन्वर्ट करते हैं कोल से हमें कोक मिलता है तो ये गैस हमें मिल जाती है। ओके, कोल गैस। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है जब हम कोल की प्रोसेसिंग प्लांट्स में यूज़ करते हैं तो हमें कोल गैस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो अब हम करने जा रहे हैं पेट्रोलियम, कोल, और हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। सो हम कोल का पार्ट जो है उसको कवर कर चुके हैं। सो अब हम करेंगे पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम में मैंने कहा था आपसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि
कि पेट्रोलियम में बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि हम पेट्रोलियम में सिर्फ पेट्रोल की बात करें। तो यहाँ पर देखिएगा कि पेट्रोलियम में हम पेट्रोल और डीजल दोनों को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ओके, सो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल सबने सुना है, तो इन दोनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोल हमारे जो लाइट वेट व्हीकल्स होते हैं, कार, ये स्कूटर हो गया, स्कूटी हो गई, ठीक है, बाइक हो गई, उसमें पेट्रोल डलता है। लेकिन जो हमारे हैवी व्हीकल्स होते हैं, जैसे कार हो गई, ट्रक हो गए, ठीक है, उसमें क्या यूज़ होता है? डीजल। सो पेट्रोल एंड डीजल दोनों को हमने क्या बोलना है? पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम जो है बेसिकली किससे बना है? पेट्रा। पेट्रा मीन्स रॉक, ओके, एंड ओलियम, ओलियम मीन्स ऑयल। सो यानी कि रॉक ऑयल। तो रॉक ऑयल का मतलब क्या हो गया कि ये हमें मिलता है जब जो हमारे अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं वहाँ पर अगर हम माइनिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है, ठीक है। इसको हम अभी पढ़ते हैं कि कैसे हमें मिलता है पेट्रोल, कैसे इसे हम डिपॉजिट करते हैं। सो सबसे पहले अब ध्यान से देखिएगा कि हम इसकी फॉर्मेशन को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें भी क्या है? सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या था, जैसे हमने कोल में पढ़ा था कि डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सॉइल के अंदर बरी हो जाते हैं और वहाँ से कन्वर्जन होता है और कोल बनाते हैं। उसी तरह हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पर यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म जो थे वो बरी होंगे आफ्टर डेथ सी में, ठीक है, यानी कि पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो है हमें वहाँ से फॉर्मेशन मिलेगा। तो नंबर 1 जो स्टेप है इसकी फॉर्मेशन का, उसको ध्यान रखिए कि इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दी सी। जो सी में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? जो डेड बॉडीज़ हैं वो चली जाती हैं, सेट हो जाती हैं, सेटल हो जाती हैं एट द बॉटम, ठीक है, बॉटम में सेट हो जाती है और उनके ऊपर क्या है? कवर होती जाती है सैंड और क्ले की लेयर, ठीक है। उनके नीचे क्या है? ऊपर जो है वो कवर होती जाएगी सैंड और क्ले की लेयर। उसके बाद क्या होगा? सेम प्रोसेस कि अब क्या होगा? नीचे क्या बहुत साल होते चले जाएंगे, ठीक है, क्या होगा? एब्सेंस ऑफ एयर हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर जो है सैंड और क्ले की लेयर ऑलरेडी चढ़ चुकी है, तो वहाँ क्या है? एयर नहीं पहुँच पाएगी। उसी तरह हाई टेम्परेचर होगा नीचे और हाई प्रेशर होगा। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें हैं सेम जो अभी हमने कोल में पढ़ा। कोल में हमने पढ़ा था कि अंडर सॉइल होते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अंडर सी होते हैं। सेम चीज़ होगी, हुआ है कि यानी कि एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कन्वर्जन हुआ है डेड ऑर्गेनिजम्स का इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अब हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले आपके एनसीईआरटी में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डिपॉजिट का एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिजर्वियर रॉक, अभी हमने बात की थी पेट्रोलियम, जब जिसमें हमने पेट्रोलियम को हमने कन्वर्ट किया था, यानी कि पेट्राओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। तो रिजर्वियर रॉक यानी कि रॉक के अंडर से जब हम इसको माइनिंग करते हैं तो हमें मिलता है पेट्रोल। तो वही हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो रिजर्वियर रॉक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका वाटर है, वाटर के ऊपर एक लेयर जो है वो दिखाई हुई है ऑयल की, ऑयल के ऊपर दिखा रखी है गैस की, यानी कि हमें यहाँ से गैस भी मिलेगी, नेचुरल गैस, और हमें पेट्रोलियम भी मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कर रहे हैं, वाटर के ऊपर जो है, यहाँ पर आप एक चीज़ जो है उसे नोट कर रहे होंगे कि वाटर के ऊपर ऑयल है, ऑयल के ऊपर क्या है? गैस। तो ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, आप कभी भी अगर वाटर के साथ में ऑयल को मिक्स करते हो तो ऑयल जो है वो हमेशा टॉप लेयर पे आता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑयल जो होता है वो लाइटर होता है एज कम्पेयर टू वाटर। इस वजह से क्या है, वाटर के ऊपर जो लेयर आएगी वो आएगी ऑयल की। ऑयल से हल्का क्या होता है आपका? गैस। तो कौन सी लेयर आएगी? गैस की। यहाँ पर क्या होते हैं? वेल डिग करे जाते हैं, वेल। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कभी टीवी में देखा होगा कि आप लोगों ने वेल होते हैं, पाइपलाइंस जो है वो समुद्र के अंदर लगाई जाती हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वेल डिग किया हुआ है, पाइपलाइन लगी हुई है जहाँ से हम गैस कलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑयल वाले में पाइपलाइन जो लगी है वहाँ से हम जो हमारा पेट्रोलियम है उसे कलेक्ट करेंगे। सो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो रिफाइनिंग क्या होता है? बेसिकली
रिफाइनिंग क्या होता है, जैसे हम प्रोसेस होता है सेपरेशन का, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से हमारा जो पेट्रोलियम है वो बना है उसको सेपरेट कर देना, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज नोन एज रिफाइनिंग। और ये जो प्रोसेस कैरी किया जाता है वो किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज में, तो इसे बोला जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यानी कि जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से वो मिलकर बना है उन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट्स में उसको दोबारा सेपरेट कर देना क्या कहलाएगा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। और ये होता कहाँ है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं पेट्रोलियम जो है क्या होता है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है। ठीक है, या आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या है, डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडर, आप लोगों ने स्मेल भी देखी होगी, तो अनप्लेजेंट है। ठीक है, क्या है, वो मिक्सचर होते हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, यानी कि पेट्रोलियम गैस होती है, उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल से मिलकर बना है, पैराफिन वैक्स से मिलकर बना है। तो इन सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको जो सेपरेट किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में। ओके, तो ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी 8th क्लास में इतना ही, जैसे जैसे आप हायर स्टडीज़ या हायर क्लासेस में जाओगे आपका टॉपिक में और भी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ओके, अब हम देखेंगे पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल्स क्या है, पेट्रो तो नाम लग रहा है पेट्रोलियम से, ठीक है, केमिकल्स तो पेट्रोलियम से मिलने वाले जो केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो हमें यूजफुल हों उसे कहते हैं हम पेट्रोकेमिकल्स। द यूजफुल सब्सटेंसेस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम से जो हमें यूजफुल सब्सटेंसेस मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ओके, और ये किस लिए काम आते हैं, ये काम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, जो आपका पॉलिएस्टर बनता है, एक्राइलिक बनता है, नायलॉन बनता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये पेट्रोकेमिकल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ओके, पॉलीथीन है और बहुत सारे मैनमेड प्लास्टिक्स जो हैं उनके मैन्युफैक्चर में पेट्रोकेमिकल्स यूज़ होते हैं। उसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है वो नेचुरल गैस से मिलती है हमें, तो नेचुरल गैस से हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस, जिसका यूज क्या किया जाता है, यूरिया बनाने में। यूरिया आप लोगों ने देखा होगा, जनरली आपके घरों में भी फर्टिलाइजर्स की तरह यूज होता है यूरिया। सो हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ से मिल रही है, नेचुरल गैस से। तो हाइड्रोजन गैस किस में हेल्प कर रही है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स में। क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स जो है बहुत ही वाइडली यूज होते हैं और इनका यूज जो है बहुत ही एडवांटेजियस है, इसलिए हम पेट्रोकेमिकल्स यानी कि पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है क्योंकि ये इजीली जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम पाइपलाइंस। आप लोगों ने देखा भी होगा अब हर एक सिटीज़ में सीएनजी जो है वो यूज़ हो रही है। अभी हम सीएनजी के बारे में ही बात करते हैं। इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड, इसे कंप्रेस किया जाता है क्योंकि इसे स्टोर करने के लिए बहुत प्रेशर लगाया जाता है, यानी कि हाई प्रेशर लगाया जाता है, कंप्रेस करके इसको स्टोर किया जाता है, इसीलिए इसे बोल दिया जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, जिसे हम सीएनजी बोलते हैं। तो सीएनजी के नाम से आप लोगों ने सुना होगा। सीएनजी जो है पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। सीएनजी जो है एज अ फ्यूल भी है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है। बहुत सारे ऑटोज हैं उनमें क्या है, सीएनजी डलता है और ये क्या है, पॉल्यूशन नहीं करता है। इस वजह से बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या है, सीएनजी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन को क्या है, ऑटोज़ वगैरह रिक्शाज हैं, इनमें क्या है सीएनजी जो है इनका यूज़ हो रहा है क्योंकि ये लेस पॉल्यूशन करते हैं और ये एक तरह से क्या है, क्लीनर फ्यूल हो गया। और अगर हम इसको पाइपलाइंस में फिलअप करते हैं तो इसको हम डायरेक्टली जो है घरों में भी बर्निंग के काम के लिए या इंडस्ट्रीज़ में जो है बर्निंग के काम के लिए डायरेक्टली हम पाइपलाइन से इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्या होता है, जो हमारा सीएनजी है क्योंकि हम इसको पाइपलाइन में स्टोर कर सकते हैं तो इसको हम बहुत सारी लेबोरेटरीज में या केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इंडिया में क्या है, जो सीएनजी है वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है वहाँ पर हमें
मिलता है। आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा, लखनऊ में देखा होगा, और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर क्या है CNG पावर प्लांट्स जो है वो लग रहे हैं। ऑटो रिक्शाज और ई रिक्शाज वगैरह जो हैं उनमें क्या है CNG पावर प्लांट्स का यूज़ हो रहा है। तो ये था हमारे नेचुरल गैस के बारे में। आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप याद कर लीजिए। ये बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आई थिंक इन्हें हम लोगों ने पढ़ा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि ये जो है डेड बॉडीज़ जो होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनके कन्वर्जन से मिलते हैं हमें। इसमें क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है, प्लेंटी ऑफ टाइम जो है वो लग जाता है, इसलिए एग्जॉस्टिबल है। अगर हम इसे बर्न करते हैं, आप लोगों ने देखा कि जो हमारा कोल है उसमें मेन कंपोनेंट क्या है, कार्बन से बनता है। कार्बन से हमारा ग्रेफाइट भी बनता है, कार्बन से हमारा डायमंड भी बनता है। उसकी क्या फॉर्मेशन होती है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। उनको जब हम बर्न करते हैं तो हमने पढ़ा कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में एक तरह से क्या करती है, पॉल्यूशन करती है। तो इस वजह से हमें इनका यूज़ जो है लिमिटेड करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन ना हो और ताकि ये लॉन्गर टाइम तक ये बने भी रहें। तो हमारी जो इंडिया है उसमें क्या है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने कुछ एडवाइस दिए हैं जिससे हमें हर एक इंडियन सिटीजन को जो है फॉलो करना चाहिए। वो एडवाइस क्या है कि जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं और ट्रैफिक में फंसते हैं तो हमें क्या है, ट्रैफिक रूल्स के साथ साथ हमें अपने इंजन्स को ऑफ कर देना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि करेक्ट टायर प्रेशर जो हम हमारे जो फ्यूल्स में, हम ऑटोमोबाइल्स में जो हमारे टायर्स हैं उनका चेकअप करते रहना चाहिए कि वो टायर्स जो हैं अच्छी क्वालिटीज़ के हों, उनमें प्रेशर ठीक हो। रेगुलर मेंटेनेंस अपनी व्हीकल की रखनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, अपनी कार को, अपने व्हीकल्स को हमें कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड में हमें चलाना चाहिए। स्पीड में नहीं चला, इतना फास्ट स्पीड में नहीं चलाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में ले आएँ तो हमारे जो ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन्हें हम लॉन्गर टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्यूरीज हैं कोई, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर अखिल प्रिया क्लासेस पे आप मुझे DM कर सकते हैं और मेरे से कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं अपने कमेंट, और कुछ भी क्यूरीज या मेरे से नोट्स की आपको ज़रूरत हो। सो आई थिंक वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।